सभी को नमस्कार। आज से हम हमारे पुराने ग्रुप को फिर से एक रिवीजन वाले बात कर रहे हैं। अभी तक हमने यह ग्रुप प्राइमरी से एडवांस वाला है। इसमें हमने शुरू से नक्षत्र, राशियां, उनके कारकत्व, वे किन किन भावों को, किन किन कारकत्वों को बताते हैं। सभी राशियों के अलग अलग कारकत्व होते हैं। कारकत्व का मतलब ये होता है कि वे किन किन भावों को या किन किन विषयों को बताती है। जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि, मिथुन राशि वगैरह सब अलग अलग विषयों को बताती है, अलग अलग कारकत्वों को बताती है, अलग अलग दिशाओं को बताती है कि वे किन किन दिशाओं के स्वामी हैं। इन सब हमने बातों पे विचार किया था। फिर साथ में ये भी किया था कि राशियां कितनी होती है और राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। हर आपको बताया था कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। वो 4 चरणों के अलग अलग स्वामी भी होते हैं। तो हर राशि में 9 चरण होते हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे देखा तो यह मालूम हमने किया कि कोई कोई नक्षत्र, किसी कोई कोई नक्षत्र का चरण किसी राशि में आ जाता है और किसी में कोई नक्षत्र उसके चरण दूसरी राशि में चले जाता है। इस प्रकार से हमने किया है। मेरी जो बुक थी वो भी सब आपको सबके पास में होगी। उसमें भी नक्षत्रों का चरण दिया हुआ है। तो हम आगे जो बात करें, फिर हमने नक्षत्रों का बारे में बात करा कि नक्षत्र का क्या कारकत्व है, नक्षत्र अपने साथ किन किन विचारों को लेकर चलता है, नक्षत्र के कारकत्व क्या, मतलब किन नक्षत्रों से क्या क्या विचार किया जाता है, किन किन बातों पर विचार किया जाता है, उनके स्वयं के स्वभाव कैसे हैं, वे जातक में किस प्रकार का, किस प्रकार से जातकों को प्रभावित करते हैं। आज हम इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज पर तो अपनी पूरी बात हो गई थी। हमने कुंडलियों पर विचार करना शुरू कर दिया था कि कुंडली में कैसे ग्रहों का विभाजन किया जाता है। कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति से हमने शुरुआत की थी। कृष्णमूर्ति पद्धति भी पढ़ी है हमने। तो इन सभी पद्धतियों का जो नक्षत्र आधारित पद्धतियां हैं, ये सभी ग्रह नक्षत्र के अधीन है, इस प्रणाली पे काम करते हैं। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, वह जिस नक्षत्र के, जिस ग्रह के स्टार में होते हैं, उस नक्षत्र के, उस स्टार लाट के अधीन कार्य करते हैं, जिसको सीधा बोला जाता है ग्रह नक्षत्र के अधीन है। उदाहरण देखिए कि माना कि कोई ग्रह है जो, माना कि मंगल की बात कर लें, कि मंगल बुध के स्टार में गोचर में है, या जन्म कुंडली में है, या प्रश्न कुंडली में है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वह जन्म कुंडली में भी लागू होगी, प्रश्न कुंडली में भी लागू होगी और गोचर में भी लागू होगी। तो यह बात करें कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है, तो माना कि मंगल की हम बात कर रहे हैं, मंगल बुध के स्टार में है। तो वह बुध के किन किन भावों का बुध स्वामी है, उनका फल देने के लिए बाध्य होगा। माना कि बुध 3 और 8 को बता रहा है, या 3 और 12 को बता रहा है, या 2 और 3 को बता, किसी को बता रहा हो, तो मंगल जब तक बुध के स्टार में रहेगा, बुध के अधीन कार्य करेगा, बुध की ही बात करें, तो ऐसी बातें होगी। तब जाकर के वह उनको हमारा नियम सिद्ध होगा कि मंगल बुध के स्टार में गोचर कर रहा है। अब हमने ये देखा कि नक्षत्र के बाद में उप नक्षत्र, जिसको हम प्रश्न इसमें कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में सबलाड बोलते हैं। हमारे बातचीत करने में या प्रश्न बताने में हर बार यही बात सामने आएगी
कि सबलाड़ 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 की बात करेंगे तो सबलाड़ का मतलब होता है उप नक्षत्रपति। स्टार लॉर्ड होता है नक्षत्रपति और उप नक्षत्रपति होगा सबलाड़। तो ये बात होगी। तो ग्रह नक्षत्र के अधीन वाली बात आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी नक्षत्र है, जिसकी कोई भी ग्रह है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह जन्म कुंडली में किसके स्टार में है, उसी स्टार लॉर्ड के भावों के अधीन कार्य करेगा। आप इसका सीधा उदाहरण उदाहरण देखिए। ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से कहा जाता है कि राहु शनि केतु वगैरह विध्वंसकारी ग्रह है। यह जहां पर बैठते हैं उन भावों के फलों का विरोध करते हैं या वह वहां पे परेशानी पैदा करते हैं। परंतु आप प्रैक्टिकली देखिए कि राहु केतु शनि या ऐसे जो मंगल हो या जो गुरु हो, ये कोई जिसमें ट्रेडिशनली परंपरागत से माना कि विरोध हो रहा है, विरोध करने वाले ग्रह हैं, परंतु इनकी दशाओं में लोगों की शादियां हुई है, संतान हुई है, और भी बड़े बड़े काम हुए हैं। तो ऐसा किससे हो सकता है? आप इसमें विचार करें तो क्या होता है, राहु शनि केतु वगैरह जो परिणाम को उलट देते हैं, वे किसके स्टार में गोचर कर रहे हैं, बस ये देखना। गोचर का मतलब जन्म कुंडली में भी हो सकता है, प्रश्न कुंडली में भी हो सकता है कि वो किनके स्टार में है और वो स्टार लॉर्ड किन किन भावों को बता रहे हैं। बस आप एक नियम को याद रखें। तो यदि वे सप्तम भाव को बता रहे हैं तो व्यक्ति की शादी उसकी दशा में हो जाएगी, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी हो। तो इसका उदाहरण से हम सीधी ये बात बता सकते हैं कि ग्रह कोई भी हो वह अपने स्टार लॉर्ड के अधीन कार्य करेगा। तो यह तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ग्रह कोई भी हो वह, यदि उसकी दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, वह जिसके स्टार में होता है और जिसके सब में होता है, वे किन किन भावों के उप नक्षत्रपति है। पहले वाली बात हमारी ग्रह नक्षत्र के अधीन वाली बात थी। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि वह जिसके नक्षत्र में उप नक्षत्र में होगा उन उन भावों के फल देगा। इसको हम बोलेंगे लिंक। कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में इसे लिंक कहा जाता है। लिंक का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रह, चाहे वो दशा स्वामी हो, अंतर स्वामी हो या नहीं भी हो, डायरेक्ट हम किसी ग्रह की बात करें तो वह किसके स्टार में और किसके सब में है, यह बात करेंगे। जैसे एक पत्रिका में, उदाहरण पत्रिका देता हूं मैं, अभी का गोचर, अभी के गोचर में शेयर कर रहा हूं, तो इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी हमने ये गोचर वाली पत्रिका को देख रहे हैं कि 17 जून 2025 शाम को 4:27 और 48 सेकंड, मतलब 4:27:48। और यह इंदौर का प्रश्न है, इंदौर का प्रश्न है। तो ये आपको, ये सभी को डिस्प्ले हो रही होगी पत्रिका। तो हम यदि इसमें बात करें तो देखिए, मैं इसी एक उदाहरण पत्रिका में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमने देखा ग्रह नक्षत्र के अधीन है। देखिए यहाँ पे सूर्य, सूर्य की मैंने ब्लू आपको लिंक दिख रही होगी कि सूर्य किसके स्टार में, देखो एस्टेल लिखा मतलब स्टार। सूर्य है मंगल के स्टार में और केतु के उप नक्षत्र में है। सिर्फ पहले हम देखिए मंगल के स्टार, मंगल के स्टार में तो यहाँ पे देखिए नीचे कस्पल पोजीशन जो लिखी हुई है, इसमें ये सबलाड़ की बात है। ये सबलाड़ वाली लाइन में हमको देखना है। इस सबलाड़ की लाइन में सबसे पहले देखिए कि यह जो मंगल है, यह मंगल किन किन भावों में सामने दिख रहा है या किन किन भावों का उप नक्षत्रपति या एसबीएल है। तो देखिए यहाँ पर आपको किसी भी भाव में मंगल नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल मतलब हम कहेंगे कि मंगल इस पत्रिका में किसी भी भाव का उप नक्षत्रपति नहीं है। तब हम एसटीएल में देखेंगे। सबसे पहले नियम याद रखें, सबसे पहले आपको एसबीएल में देखना है, फिर एसटीएल में देखना है। तो एसटीएल में देखिए, मंगल चौथे भाव का है, 1 2 3, जब चौथे भाव का है मंगल यहाँ पे
8वें भाव का है और मंगल यहाँ पे 12वें भाव का। देख लिया आपने। तो मंगल 4 8 12 का है। तो हम बोलेंगे कि सूर्य जब तक मंगल के स्टार में रहेगा, या फिर ये बोलिए कि सूर्य इस पत्रिका में मंगल के स्टार में है और मंगल 4 8 12 को बता रहा है, तो सूर्य कितना भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, जैसे सूर्य यहाँ पे नवम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नवम भाव सूर्य का है या सूर्य 11वें भाव का स्वामी, ऐसी बात नहीं करेंगे। सूर्य इन भावों के परिणाम नहीं देगा, सूर्य परिणाम देगा 4 8 12 के। इसको बोलेंगे ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ठीक है ना। तो सूर्य कभी भी 9 और 11 के परिणाम नहीं देगा, सूर्य देगा 4 8 12 के। क्यों? क्योंकि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा ग्रह नक्षत्र के अधीन वाली बात। चलो इसको फिर से एक दूसरी चीज पर समझाते हैं। कि माना कि ये मंगल की बात कर ले, इस मंगल की। तो मंगल जो है, मंगल केतु के स्टार में है, मतलब मंगल केतु के नक्षत्र में है। तो वैसे ही हमारा नियम क्या है, एसबीएल में केतु को ढूंढिए। केतु कहीं का नहीं है। केतु यहाँ पे, केतु यहाँ पर, ये यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 छठे भाव का, छठे भाव पे दिख रहा है केतु। तो मंगल छठे भाव के ही परिणाम देगा और किसी भाव के परिणाम देगा नहीं। वह छठे भाव के परिणाम देने के लिए बाध्य है, मतलब उसको इसका फल देना ही देना है। तो मंगल का संबंध किससे हो गया? छठे भाव से हो गया। मंगल की जब भी दशा चलेगी या मंगल की हम जब भी बात करेंगे, तब हम बोलेंगे मंगल के पास में छठा भाव है, मतलब इन्वॉल्वमेंट जो छठे भाव की हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते बोलेंगे कि लिंक किसे कहते हैं। अब हम इस पे लिंक समझने का प्रयास करते हैं कि लिंक क्या होती है। देखिए, अब देखिए, हम यदि बात कर रहे हैं इसकी, सूर्य चंद्र मंगल बुध की बात कर ले हम, ऐसा नहीं है कोई भी ग्रह को ले सकते हैं। सूर्य चंद्र मंगल, चलो गुरु की बात कर लेते हैं, गुरु। तो गुरु किसके स्टार में है? गुरु लिंक हम जब देखेंगे तो गुरु ये राहु के स्टार में है और राहु के सब में है। तो हम क्या बोलेंगे कि गुरु, यह गुरु किसके स्टार में है? राहु के स्टार, राहु के, और राहु के सब में है। ठीक है ना, राहु के सब में। तो राहु को हम ढूंढेंगे कि राहु जो है 5वें भाव का है, ये 5वें भाव का है बस अकेला। तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया। तो हम बोलेंगे कि गुरु की लिंक 5वें भाव से संबंधित है, 5वें भाव का। तो जब भी गुरु की महादशा चलेगी, तब वह सिर्फ 5वें भाव की बात करेगा, मतलब हम बोलेंगे गुरु का परिवार 5वें भाव से संबंधित है या 5वें भाव के परिणाम देगा। संयोग से मान लिया कि यदि वो गुरु आगे राहु जो 8 का भी हो, तो हम ये बोलेंगे 5 और 8 भाव के परिणाम गुरु देगा। गुरु 5 और 8वें भाव का परिणाम देगा, इसको बोलेंगे लिंक। ये हो जाएगी लिंक, इसको बोलेंगे लिंक। ये लिंक मतलब परिवार ही बोल सकते हो आप, और इसको ये बोल सकते हो कि यह इसकी लिंक है या इसके परिणाम देगा। तो ये आज हमने दो चीज देखी
कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है और उस भाव की लिंक देखी। एक और ग्रह की बात कर लें किसी की, तो देखिए, यदि हमने केतु की बात करी, केतु, ये केतु की बात करी, तो केतु सूर्य के स्टार में और मंगल के सब में है। केतु जो है सूर्य के स्टार में और मंगल के सब में है। तो सूर्य देखिए, सूर्य कहाँ का है, सूर्य 3 का है, सूर्य 7 का है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सूर्य के नीचे हमने लिख दिया 3 और 7। ठीक है, 3 और 7। मंगल कहाँ देखिए, मंगल जो है, मंगल यहाँ पे किसी भाव का नहीं है, मंगल यहाँ पे चौथे भाव का है, 8वें का, 12 का। तो यहाँ 4, 8 और 12 लिखेंगे। मतलब हम बोलेंगे केतु के पास में क्या क्या है, 3, 7, 4, 8, 12। केतु के पास में ये भाव है। केतु जब भी अपना परिणाम देगा, अपना लिंक का परिणाम देगा, लिंक क्या है, 3, 7, 4, 8, 12। ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, दोनों में अंतर देखें कि ये लिंक है, लिंक में का परिणाम केतु दे रहा है। मतलब केतु की जब महादशा चलेगी तो वह 3, 7, 4, 8, 12 के ही परिणाम देगा। ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह आप समझें। इसको जो रिवीजन हमारा जो चल रहा है, इसको अच्छी तरह समझें कि हमने पहले देखा था कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है, अब ये लिंक की बात करें। अब एक नई चीज ये है कि जो आपको पहले बता दिया था कि भाग्य पढ़ना, भाग्य किसे कहते हैं। अब हम एक माना कि, अब देखो यहाँ पे देख लिए, माना कि अब इस क्या चल रहा है, माना कि इस जातक को राहु की दशा चल रही है, सामने जो दिख रहा है, राहु की महादशा चल रही है। तो राहु में ये राहु के परिणाम देगा। जातक को राहु की महादशा चल रही है, ये जातक को राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की पहले लिंक देखिए आप, देखिए लिंक कि राहु चल रहा है, ये राहु चल रहा है गुरु के स्टार, गुरु के स्टार और वीनस के शब्द, ये वीनस, ये देखो, ये राहु की लिंक पूरी है कि राहु गुरु के स्टार में वीनस का शब्द है। तो गुरु को देखिए, गुरु जो है 2 को बता रहा है, 2 को बता रहा है। गुरु इसमें 8 को बता रहा है, 11 को बता रहा है। गुरु 8 और 11 को बता रहा है, ये 2, 8, 11 को बता रहा है। शुक्र किसको बता रहा है, शुक्र 1 को बता रहा है, 7 को बता रहा है, 9 को बता रहा है। शुक्र 1, 7 और 9 को बता रहा है। तो ये बात 2, 8, 11, 1, 7, 9, इन भावों को बता रहा है राहु। ठीक है। अब हम भाग्य की बात करते हैं कि यदि हमारे पास में कोई भी जातक आता है, वो कोई सब बात करे, शादी की बात करे, मकान की, संतान की, किसी मतलब जो भी कुछ बात कर सकता है कि साहब मुझे मकान कब प्राप्त होगा या मेरी शादी कब होगी। तो सबसे पहले हमें यह भाग्य में देखना चाहिए कि जातक के भाग्य में वह चीज है या नहीं है, यह भाग्य में देखना चाहिए। तब यार हमको ये वहां मालूम पड़ पाएगी कि जातक के भाग्य में क्या है। तो हम इसको देखेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे जातक ने पूछा कि साहब मेरे को मेरी शादी कब होगी, तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, सूर्य जो है 7वें भाव का सम्राट है। आप सभी को पता है कि विवाह के लिए 7वां भाव देखा जाता है। 7वें भाव की पोटेंशियल बोलिए या भाग्य बोलिए कि 7वें भाव के पास में क्या है, क्या बोल रहा है। तो देखिए सूर्य, तो सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य यहाँ भी है, सप्तम में सूर्य है। तो हमने इसको लिया, ये देखिए, ये सूर्य की बात हो रही। तो सूर्य क्या है, मंगल और केतु।
मंगल कहाँ का है? तो मंगल साहब हमको मालूम पड़ा कि मंगल तो यहाँ पे नहीं है। मंगल जो 4 8 12 बता रहा है, तो 4 8 और 12, 4 8 12, और उसका सबलाड़ क्या बोल रहा है? केतु। केतु बोल रहा है, केतु यहाँ पे कहीं का नहीं, केतु है 6 का, सिर्फ 6 का। ये देखे 6 का। अब हमको ये तो 4 8 12 और 6 बता दिया उसने। अब हम ये देखेंगे, हमारा प्रश्न क्या है? हम देख रहे हैं सप्तम भाव की पोटेंशियल, या सप्तम भाव का भाग्य देख रहे हैं कि भाग्य में शादी है कि नहीं है। तो सप्तम भाव मतलब ये 7वें भाव से इस चीज को गिनिए, इन भावों को गिनिए। सबसे पहले सप्तम भाव से हम गिनेंगे इनको, सिर्फ ये वाली बात। तो सप्तम भाव से गिनिए। चौथा भाव क्या होगा? 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो चौथा भाव हो गया 10वां भाव। 8वां भाव क्या होगा? 7 से दूसरा, 7 8, ये 2 हो गया। 7वें भाव से 12वें भाव गिनिए। 7 8 9 10 11 12, छठा भाव आया। तो क्या हो गया? 10 2 6, इसको बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट। ये संलिप्तता हो गई, कि मतलब सूर्य की इन्वॉल्वमेंट किन किन भावों से है साहब? इसका 4 8 12 से है, और वो सप्तम भाव से गिनने पे 10 2 6 होता है। 10 2 6 होगा। अब एक चीज आप नियम नोट करें, कि यदि यदि 1 3 5 7 9 और 11वें भाव आते हैं, कहाँ पे? गिनने पर। किसी भाव से गिनने पर यदि ये भाव आते हैं, किसी भाव से गिनने पर यदि 1 3 5 7 9 11 आते हैं, तो हम बोलेंगे वह पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे 10 2 6 आए, वैसे यदि ये 1 3 5 7 9 11 आते हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है। यदि 4 8 12 आ जाता है, 4 8 12 आ जाते हैं, तो वह नेगेटिव परिणाम देंगे। ये हो गए पॉजिटिव, ये हो गए नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गए, नेगेटिव मतलब क्रॉस निशान लगा दे, क्रॉस। और यदि वे 10 2 6 आते हैं, तो ये परिणाम होंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल परिणाम देंगे। समझे ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? 10 2 6 आ गए, 10 2 6 आ गए, तो हम बोलेंगे कि यह शादी के मैटर में न्यूट्रल है। मतलब शादी इस बंदे की हो भी सकती है, या नहीं भी हो सकती है, या उसकी मैरिड लाइफ बहुत ही सामान्य रहेगी, न्यूट्रल टाइप रहेगी। ठीक है? तो ये 3 नियम नोट कर लिया आपने। 1 3 5 7 9 11 आते हैं यदि भाव से भाव गिनने पर। जैसे इस 7वें भाव से इन भावों को गिना, तो 1 3 5 7 9 11 यदि आते हैं, तो वो पॉजिटिव परिणाम देंगे। 4 8 12 आएंगे तो नेगेटिव परिणाम देंगे, और 10 2 6 आते हैं, तो वो न्यूट्रल परिणाम देंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब हम आगे की बात करें। अब ये तो हो गई इन्वॉल्वमेंट, ये हो गई इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमने बोला कि साहब ये तो मतलब तटस्थ है, शादी करवा भी सकता, नहीं भी करवा सकता है, ये तटस्थ है। तो क्या करेंगे? अब आगे का जो ये छठा भाव है, इसको इन भावों से गिनेंगे। एक चीज विशेष ध्यान रखें, इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन न हो आपको। इसलिए पहले सप्तम भाव से इन भावों को गिनना है, फिर इन भावों से इनको गिनना है। कई किताबों में यहाँ सप्तम भाव से सही भावों को गिन दिया जाता है, तो पब्लिक को बहुत ही, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको सीधा सा तरीका है, पहले सप्तम भाव से इन भावों को, स्टार लार्ट के भावों को गिनिए, उसको हम बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट। और ये फिर इस इन्वॉल्वमेंट से इस सब लार्ट को गिनेंगे। तो 10 से देखिए 6 को गिनिए। 10 11 12 1 2 3 4 5 6, नवा भाव आएगा। 10 को 6 तक गिनने में नवा भाव आया। फिर 2 से 6 तक गिनिए। 2 3 4 5 6, पांचवा भाव आया, पांचवा भाव आया। फिर 6 से 6 को गिनिए, 6 से 6 आएगा 1। तो क्या हुआ? 9 5 1 आए। अभी हमने देखा था
कि भाव से भाव गिनने पर यदि 1, 3, 5, 7, 9, 11 आते हैं तो वो परिणाम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सप्तम भाव का भाग्य क्या हो गया? सप्तम भाव का भाग्य एकदम से बढ़िया हो गया, क्योंकि 9 भी बढ़िया है, 5 भी बढ़िया है, 1 भी बढ़िया है। तो ऐसे जातक का परिवार मतलब मेरी टाइप न्यूट्रल होकर के पॉजिटिव रहेगी, इसको ऐसा बोलेंगे। न्यूट्रल है मतलब सामान्य है, और दोनों पति पत्नी में प्रेम अच्छा रहेगा, मतलब वह बढ़िया पोजीशन हो जाएगी। तो आज हमने ये बात की है। कल हम दूसरे भाग में पत्रिका देखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको इसको रीडिंग करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। हाँ, थैंक रिकॉर्डिंग यू सर। आपने पढ़ना है धन्यवाद इसको। सर। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया बताया सर, बहुत ही बढ़िया ओके। रिवीजन हो गया सर। हाँ, रिवीजन हो गया, तो ये ओके। आप मतलब सब चीज देखिए।